हेलो वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। जी हाँ, हम चार्ज के बारे में जो पढ़ रहे हैं अभी तक, तो उसको आगे अगर कंटिन्यू करें तो दो बातें इसको अगर डिस्कस करना चाहें हम, कि अगर हम चार्ज को बहुत ही फाइन यानी बहुत बारीकी से देखना चाहें, यानी हम बात करें माइक्रोस्कोपिक लेवल, बहुत ही बारीकी से देखना चाहते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, तो क्वांटाइजेशन का क्या होगा। देखिए, जब हम किसी चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि इट्स मेड अप ऑफ फॉर स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। और क्वांटाइजेशन में वो स्मॉल यूनिट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो जब हम बहुत ही बारीकी से देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं, एट दैट टाइम योर जो डिस्क्रीट नेचर होता है इसका, फॉर दैट केस, तो डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, है ना। तो डिस्क्रीट नेचर होता है चार्ज का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, एंड एट दैट टाइम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हमें कंसिडर करना पड़ता है। वी एट दैट टाइम कैन नॉट इग्नोर इट, हम इग्नोर नहीं कर सकते, यानी क्वांटाइजेशन वहाँ पर एक सिग्निफिकेंस होता है उसका। दिस इज़ फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। लेकिन जब हम उस बारीकी से थोड़ा बाहर उठ कर आते हैं और बड़े लेवल पर चीज़ों को देखते हैं, तो वो एक कंटिन्यूस चीज़ बन जाती है, तब वो क्वांटाइजेशन वहाँ पर लॉस हो जाता है। यानी अगर हम उसी चीज़ को बहुत ही बड़े पैमाने पर देखें, दैट इज़ मैक्रोस्कोपिक यानी बहुत बड़ा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। अगर हम इस लेवल पर बात करें, है ना, तो इसका जो डिस्क्रीट नेचर होता है, डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज इज लॉस्ट, तब वो बहुत बारीकी से देखने पर ही नज़र आएगा, लेकिन मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पर देखने पर नज़र नहीं आएगा। मान लीजिए जैसे मैं अगर एक लाइन को देखता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन, एक कॉन्टिन्यूस लाइन है, लेकिन जब अगर आप यहाँ पर लेंस लगा कर देखेंगे इसको बारीकी से, है ना, ठीक है, जूम इन करेंगे, तो हो सकता है कि यही चीज़ आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इस तरह से दिखाई दे, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसके अंदर बहुत फाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं। जब हम किसी पिक्चर को भी देखते हैं, दूर से बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत नज़दीक से अगर देखें, बहुत बड़ी पिक्चर को बहुत नज़दीक से देखें, तो आपको लगता है छोटे छोटे बॉक्सेस से वो बनी हुई है। यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें चीज़ें बिट्स में किसी चीज़ को मिलकर बनी हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर डिस्क्रीट नेचर उसका लॉस्ट हो जाता है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, यानी क्वांटाइजेशन जो होता है उस टाइम पर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इस लेवल पर कैन बी इग्नोर्ड, उस टाइम इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। एक छोटी सी बात थी जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज को हम किस तरह से ट्रीट करें और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर किस तरह से ट्रीट करें। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर क्वेश्चन भी हैं आपके। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके एग्जाम्पल, उसी को डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी में। तो क्वांटाइजेशन के बेस पर आपका एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, वो है आपका एग्जाम्पल 1.2, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर एक बॉडी से, मान लीजिए हमारी एक बॉडी है ये ए, इसे एक बॉडी से, ठीक है, कुछ चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। ये कोई बॉडी होगी, मान लीजिए चार्ज आ रहे हैं, और चार्ज कितना आ रहा है, 10⁻⁹, है ना, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यानी इतने इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इस बॉडी को, और ऐसा करते करते इस पर चार्ज कितना आ गया, 1 कूलम आ गया। तो इतने इलेक्ट्रॉन आप हर सेकंड दे रहे हो, तो 1 कूलम चार्ज को इकट्ठा करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कितना टाइम आएगा, ये आपका एग्जाम्पल है। देखिए, इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हर सेकंड में, तो कितना सेकंड में 1 कूलम हो जाएगा बराबर। तो सबसे पहले अगर मैं ये पता चल जाए कि 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी हमने एग्जाम्पल में किया हुआ है, कि 1 कूलम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 1 कूलम डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज़ 1.6 10⁻⁻19। ये हमने क्या लिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से लिया, ठीक है। ई इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो एन क्या हो गया, Q अपॉन ई। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो आया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स,
तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, यानी 1 कूलम का मतलब हो गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हमें इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं फिर हम? तो टाइम निकल जाएगा हमारे पास। टोटल चार्ज हमें इतना इकट्ठा करना है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने हैं, यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। और हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? डिवाइड बाई 10⁻9। ठीक है, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं और हमें इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए पर सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। तो सिर्फ क्या करेंगे? 6.25 इंटू 10⁻9, ये जो है 9 कट जाएगा, सिर्फ इतना हो जाएगा। तो लेकिन ये आएगा आप आंसर आपका सेकंड्स के अंदर। तो इतने सेकंड्स में आपका ट्रांसफ़र होंगे। अगर हर सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो 1 कूलम इकट्ठा करने के लिए, यानी कि 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से इकट्ठा करने के लिए इतने सेकंड लगेंगे। तो ये आपका टाइम होगा, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत बड़ा नंबर है ये सेकंड, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। ईयर में अगर करेंगे तो ईयर करने के लिए इसको क्या करेंगे? 6.25 10⁻9, तो हम पहले इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड से, सॉरी मिनट में। तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा। फिर 60 से डिवाइड कर देंगे तो किस में हो जाएगा? आर में हो जाएगा। देन 24 आवर्स इन अ डे एंड 365 डेज। तो ऐसा करेंगे, देन यू विल गेट 198 ईयर्स। ठीक है, तो इतने साल लगेंगे, 198 ईयर्स है, तकरीबन 200 साल में 1 कूलम चार्ज इकट्ठा कर पाओगे। तो दिस इज बेस्ड ऑन योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट पर। एग्जाम्पल एनसीईआरटी। एक एग्जाम्पल देखिए और है, इसको एग्जाम्पल को हम करते हैं नेक्स्ट। इसको मैं रब कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें आप 1.3 अपने एनसीईआरटी का, और उसमें देखेंगे कि एक कप वाटर में पूछ रहा है कि कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव चार्जेस, यानी ये एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं 1.3। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक कप है, इसमें कुछ पानी है। ठीक है, ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अब उसने ये नहीं दिया कितना ग्राम है, तो अमूमन इसको हम अप्रॉक्सीमेटली खुद कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको कंसीडर कर लें। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपके घर में कप है, हो सकता है उसके अंदर कंसीडर मास ऑफ वाटर इन अ कप ऑफ वाटर, है ना, मास ऑफ वाटर इन अ कप ऑफ वाटर, यानी इसके अंदर जो वाटर है उसका मास सपोज मैं m से डिनोट करता हूँ। मैं ले लेता हूँ इसको 250 ग्राम, मान लीजिए 250 ग्राम ले लिया मैंने। ठीक है, अच्छा, वाटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? H2O। ठीक है, तो इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहूँ मैं तो कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन 16, दैट इज़ 18। इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फार्मूले का मतलब मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास से क्या समझते हैं हम? तो क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास इसका हमें जानना ज़रूरी है। मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से डिनोट कर दें, मैंने जैसे बताया, तो ये होता है ग्राम में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल लें, कितने मॉलिक्यूल लें? द नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, यानी जितना एवोगैड्रो नंबर होता है 6 देखो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? N0, 6.02 10⁻23। इतने अगर आप मॉलिक्यूल इकट्ठे करते हैं वाटर के, ठीक, तो उनका वेट कितना होता है? उनका वेट होता है 18 ग्राम। ठीक है, हमने कितना लिया? 250 ग्राम। एक मोल का कितना वेट होता है? 18 ग्राम। तो कितने मोल हो गए? तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? सपोज N से डिनोट करते हैं इसको, तो गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, यानी 250 डिवाइड बाई 18, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। यानी इतने मोल हो गए आपके पास, इस कप के अंदर इतने मोल हो गए। ठीक है, अब अगर इतने मोल हमारे पास हैं तो एक मोल में चार्ज कितना होगा? एक मोल अगर मैं वाटर का लेता हूँ तो एक मोल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसमें कुछ प्रोटॉन भी होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये कितने हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स हैं। लेकिन अगर हमें चाहिए मोल्स आ गया, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में इतने एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हमारे पास मोल कितने हैं, हमारे पास मोल इतने हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, देखिए फॉर्मूला जो होता है ना इसका, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। हमें चाहिए कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, वाटर में। समझें आप, हमारे पास वाटर दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो उसको हम एवोगैड्रो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। यानी इतने मोल हैं, हर मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या इतने एटम्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे केस में मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमारे पास ये कितने होंगे, ये होंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इतना एंड मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, है ना। यानी एक मोल हुआ तो इतने मॉलिक्यूल्स, 2 मोल हुआ तो 2 इंटू दिस, 3 मोल हुआ तो जितना भी फ्रैक्शन में हो सकता है, तो इसे मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यानी यहाँ से अगर आप देखें तो n जो निकालने का तरीका हो गया वो हो गया m अपॉन कैपिटल M इंटू n0, एक ही बात है। तो यहाँ पर इसको हम बाद में लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी H2O, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जिसको हम बोलते हैं n, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका m अपॉन M इंटू n0, ठीक है। यहाँ इसको लिख सकते हैं, चलिए इतना हो जाएगा, यहाँ नंबर डाल दें, यानी 250 डिवाइड बाई 18 और यहाँ पर 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास H2O कितने हैं, हमारे पास H2O इतने हैं इसके अंदर, एक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर ही होंगे, प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे, तो दोनों बराबर ही होंगे। और ये कितने होंगे आपके पास, हाइड्रोजन में तो 2 होंगे, ऑक्सीजन में कितने होंगे 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 ही प्रोटॉन होंगे। अब क्योंकि चार्ज जो होता है टोटल वो किसके ऊपर है, एक्चुअली वो प्रोटॉन पर या इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो हम अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें या नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लें तो हम चार्ज निकाल सकते हैं, खाली हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे केस में जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा इक्वल होगा, क्योंकि टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज जो होगा वो बराबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर होती है, इसलिए ऑल ओवर जो आपका एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, वो न्यूट्रल होगा, ठीक है, तभी ऐसा होगा। तो वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, तो 10E एक मॉलिक्यूल के ऊपर। तो टोटल चार्ज हमारे पास मॉलिक्यूल, ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए हो गया, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10 प्रोटॉन हो सकते हैं, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसको, या इसको पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, एक ही बात है। पॉजिटिव लोगे तो प्रोटॉन पर हो गया, नेगेटिव लोगे तो इलेक्ट्रॉन पर हो गया। अब ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल का है, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हमारे, यानी इसको हम क्या कर देंगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास आएगा 10, E की वैल्यू आप लेंगे 1.6, 10 की पावर -19, ठीक है ना। और n जो आप लेंगे यहाँ पर 250 डिवाइड बाई 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। When you calculate this, so you will get the value as 1.34 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। यानी टोटल न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज टोटल नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पूछा है तो दोनों बता दें इक्वल अमाउंट में होगा। तो ये भी आपका इस तरह का क्वेश्चन है जो चार्जेस को आपको बता रहा है कि चार्ज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से ही आते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए।